को रखिएगा स्क्रीन पे। बाला सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। अच्छा, मैं कह रहा था पहली बार आपसे चर्चा होने वाली है नो योर कंपनीज हमारे शो में। तो पहले तो आपके आने से पहले, खैर आईपीओ के समय में पढ़ ही रहा था कि इंडो एमआईएम करता क्या है, मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग का ग्लोबल मार्केट लीडर, या आरएचपी कहता है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। अच्छा, कंपोनेंट बनाने के तो बाला सर तमाम तरीके होंगे। ये प्रिसीजन कंपोनेंट्स, कुछ सीएनसी मशीन्स वाली कंपनियां लिस्टेड हैं, कुछ डाई कास्टिंग वाली कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो एमआईएम इस टेक्नोलॉजी की एज है क्या, क्या मोट है इस, क्या किसी स्पेसिफिक तरह के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसमें इस आप लोग का पकड़ ज्यादा मजबूत है? मुझे जरा सा बिजनेस का बैकड्रॉप, एमआईएम टेक्नोलॉजी की खासियत बताओ आप प्लीज। सर एक्चुअली मेटल प्रोडक्ट्स बनाना कोई नया चीज नहीं है। बहुत सारा लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हैं। हम मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यूज करके भी बनाते हैं। हम तीन टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते हैं एंड मशीनिंग। दीज आर द थ्री टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं। इसमें एमआईएम में हम वर्ल्ड लीडर है। वाई इज एमआईएम? एमआईएम टेक्नोलॉजी है ये छोटा कंपोनेंट बनाने के लिए, कंपोनेंट्स विच आर वेइंग बिटवीन 2 grams and 10 grams एंड समटाइम्स अप टू 20 grams। 3 डायमेंशनली कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, असिमेट्रिक होना चाहिए, कंपोनेंट में 25 से 50 तक का डायमेंशन होना चाहिए। ऐसा कंपोनेंट्स बनाने के लिए एमआईएम अप्रोप्रिएट होता है। सो जब कोई और टेक्नोलॉजी इसको इकोनॉमिकली नहीं कर सकता है तभी एमआईएम का कैपेसिटी आता है, एंड दैट इज वेयर एमआईएम बिकम्स एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनली आप देखने से ये टेक्नोलॉजी को करीबन 35-40 ईयर से चल रहा है। इंडिया में हम लोग पहले लेके आया इन द ईयर 1997। उसके बाद हम भी सीखे टेक्नोलॉजी को, हम और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। आज का डेट में जो हाई ऑन कॉम्प्लेक्सिटी हाई ऑन वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब एक ग्राफ में आप एक्स एक्सिस में कॉम्प्लेक्सिटी, वाई एक्सिस में वॉल्यूम लगाएंगे, तो हाई ऑन कॉम्प्लेक्सिटी हाई ऑन वॉल्यूम जो कंपोनेंट है वो सब कंपोनेंट एमआईएम से बनाया जाता है। ओह भाई, मैंने कहा समझूं आपसे पहले, फिर रिजल्ट पे तो बाद में आ ही जाऊंगा। अच्छा, आप लोगों के आरएचपी कहता था, प्रोस्पेक्टस जो कह रहा था कि 15 प्लांट्स हैं, 6 इंडिया में, 6 यूएस में, 2 यूके में, 1 मेक्सिको में। इतना स्प्रेड आउट क्यों? जैसे वो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए होता है कि अपने ओईएम्स के पास अपना प्लांट एस्टैब्लिश करो, ऐसे ही आप लोग के लिए भी होता है क्या? इसीलिए इतना स्प्रेड आउट है प्लांट्स क्या? हमारा ऐसा प्रेशर नहीं है, ये दूसरा चीज है। एक्चुअली जब हम कंपनी स्टार्ट किए थे, इनिशियली आवर फोकस, हमारा ज्यादातर सेल्स यूएसए से आता था। सो 2011, 12, 12, 13 तक का हमारा सेल्स ऑलमोस्ट 60% यूएसए से आता था। तो हमारा प्रमोटर का ये मानना था कि इतना सेल्स कहीं एक एक कंट्री से आ रहा है, वो कंट्री में हो सकता है लोग बोलना जाएंगे कि अभी पूरा टर्नओवर इधर से, माल इधर से कमा रहे हैं, पूरा इंडिया में जा रहे हैं। एंड दूसरी बात, हर कंट्री में ये मेड मेड इन लोकल एरिया का एक प्रेशर रहता है। जैसा हम मेड इन इंडिया बोलते हैं, ऐसा मेक इन यूएसए बोल के भी प्रेशर रहता है। सो व्हाट वी वांट टू डू इज ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। जब मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया में बनाया जाता है, बट कुछ कुछ कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो उसी कंट्री में बनाने का जरूरत है, ऐसा कंपोनेंट्स के लिए हम उधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं। 60% प्रोडक्शन यूएसए में है, इसलिए यूएसए में कंपनी बनाए। और रफली 25% यूरोप में है, इसलिए हम अभी भी सोच रहे हैं कि यूरोप में भी कोई कंपनी ढूंढना चाहिए, या तो हम खुद कंपनी शुरू करना चाहिए उधर, ताकि उधर का प्रोडक्शन उधर ही हो जाए। जो लोकल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उधर, उसको उधर से मीट आउट करा जाए। ये एप्लीकेबल होगा मोस्टली डिफेंस एंड मेडिकल कंपोनेंट्स के लिए, जहाँ में लोग सोचते हैं कि उसी कंट्री में बनाना चाहिए, सो दैट रेगुलेटरी अप्रूवल इसी हो जाता है। उसको छोड़ के हमारा कंपोनेंट्स इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा कंपोनेंट है, इसको डेंस कार्गो बोलते हैं। मैं इंडिया से भी मेजॉरिटी जो एयर शिपमेंट ही करते हैं, सो इसलिए हमारा कोई लोकल कस्टमर का तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। ये रेगुलेटरी प्रेशर एंड लोकल इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से हम लोकल कंपनीज बनाना पड़ता है। है। अब ट्रम्प साहब तो आपकी कंपनी से बड़े खुश होंगे, बाकियों को तो यही सलाह दे रहे हैं कि वहां पे आओ मैन्युफैक्चर करो, आप तो पहले से कर रहे थे, बढ़िया है। अच्छा, एक बात बताओ फिर, अब नंबर्स डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे ग्रिड लेकर आइएगा। रेवेन्यूज 9.5% का जंप साल दर साल, उसके सामने मुनाफे में 32% का उछाल, और मार्जिन एक्सपैंड हुए। मार्जिन पे बाद में आता हूं, लेकिन ये जो ट्रेजेक्ट्री, ये जब रेवेन्यू सिंगल डिजिट में बढ़ रहे थे, इस तरह से मुनाफे में जंप के पीछे का रीजन क्या है सर? क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट कूल ऑफ हो रहे थे? क्या आप लोग अपने एसेट्स को ज्यादा बेहतर स्वेट कर रहे थे, ऑपरेटिंग लेवरेज था, उसका फायदा मिल रहा था? दोनों है सर। एक्चुअली करेंसी का भी इम्पैक्ट है। आप सी देयर आर 3 ड्राइविंग रीजंस कंपनी में देखने से।
रफली अबाउट 75% टर्नओवर हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर है, 23% 24% इज डोमेस्टिक टर्नओवर। और जब भी करेंसी वीक होता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक पहला ड्राइविंग फैक्टर है। दूसरा, हमारा जो बिजनेस है ये तो 5 डिफरेंट बिजनेसेस में है। ऑटोमोटिव का भी हम सप्लाई करते हैं, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, मेडिकल करते हैं, एंड देन एरोस्पेस कंपोनेंट्स आल्सो सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करते हैं। इसमें से थोड़ा डिफेंस एंड मेडिकल कंपोनेंट्स में हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमारा डिफेंस एंड मेडिकल कंपोनेंट्स का दबदबा थोड़ा ज़्यादा रहा, इसका वजह से भी थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा मिला। थर्ड कंपोनेंट इज हम असेट को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा भी होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का एडवांटेज भी होता है। सो ऑल फिर द थ्री प्रोडक्ट थिंग्स मिक्स, पुट हाँ टुगेदर हमारा हाँ मार्जिन थोड़ा अच्छा बढ़ा इसका अच्छा इसके लिए। हाँ, तो ये प्रोडक्ट मिक्स भी उसमें ऐड करना चाहिए, सही बात है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू 3.25% बढ़े, कंसोलिडेटेड 9.5% के आसपास साल दर साल का जंप था। तो ऐसा है क्या कि हमारे इंटरनेशनल ब्रांच वो यूएस का, यूके का, मेक्सिको का ज्यादा बेहतर कर रहा है वीजा भी इंडियन फैसिलिटीज, ऐसा पकड़ूं क्या? नहीं सर, एक्चुअली उनका लोअर बेस है। और मैं बोल रहा था आपको कि डिफेंस का प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बहुत अच्छा था। हमारा यूएस का सब्सिडियरी जो है प्रेडोमिनेटली 95% डिफेंस प्रोडक्शन करता है। इंडिया में भी डिफेंस प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ा, उधर भी डिफेंस प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ा। उनका बेस थोड़ा कम है इसलिए ग्रोथ थोड़ा ज्यादा दिखता है। बट इंडिया का बेस थोड़ा ज्यादा है इसलिए इंडिया का ग्रोथ परसेंटेज कम दिखता है। बट यू विल सी ये चेंज तो चेंज होता रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि इसका सिचुएशन कुछ हटके हो सकता है। तो मतलब यूएस में डिफेंस का एक्सपोजर है, आपके प्लांट वहीं हैं, यूएस में सप्लाईज हैं, मतलब ट्रम्प आपको असला बारूद में मदद आप करते हो। ठीक है, ये तो ऐसा है कि डिफेंस प्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो आर्मी में यूज होता है, बाकी कंट्रीज में उनका लोकल प्रोडक्शन सप्लाई सप्लाई चेन होना चाहिए बोल के उनका एक जरूरी रिक्वायरमेंट है। सो हम इंडिया से भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के लिए, बट वो सिविलियन डिफेंस के लिए यूज होता है। जो मिलिट्री के हाँ, लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यूएस प्लांट से लेते हैं, उसका ना ना, प्रोडक्शन बहुत। मैं समझ गया, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आजकल ट्रम्प साहब इधर उधर बड़ा असला बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछ दिया था। अच्छा, क्योंकि हम लोग बार बार कन्वर्सेशन में अमेरिका की चर्चा कर रहे हैं, यूरोप की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हमारा एक्सपोजर इतना ग्लोबली ज्यादा है, मेरे ख्याल से 70-80% तो आपका एक्सपोर्ट कंपोनेंट है। तो मुझे आप क्या ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, मूड, सेंटिमेंट्स को देखते हुए कुछ स्लो डाउन के इंडिकेशंस आ रहे हैं? ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है आप लोगों का? ट्रेड टैरिफ्स के चलते कुछ शिफ्ट देखने को मिल रहे हैं? कुछ बदल रहा है क्या? मूड है कैसा? एक्चुअली डिफेंस और मेडिकल बिजनेस में उसका कोई असर नहीं दिख रहा है सर, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज उनका तो चक्कर ये है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। हम जो जो प्रोडक्शन करते हैं वो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, और दूसरा कोई सप्लायर नहीं है उसके लिए। वो एक बात है। दूसरा, जियो पोलिटिकल रीजन को हैंडल करने के लिए हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बनाते हैं। हम जब यूएस में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बनाया उसका पर्पस यही है कि जो लोकल रिक्वायरमेंट है, जो लोकल सोर्सिंग रिक्वायरमेंट है, उसको उधर से एड्रेस करा जाए। सो इसलिए हम जियो पॉलिटिक्स के लिए तो हम वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो हमारा कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, टैरिफ का हाँ बात हुआ। हाँ। सी टैरिफ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो गया कि ट्रम्प साहब तो जाके पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड का ऊपर टैरिफ लगा दिया। सो इट इज नॉट अबाउट ये कंट्री से नहीं लिया तो दूसरा कंट्री से ले सकते हैं बोल के, उनका कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर कंट्री से टैरिफ है। कंपैरेटिवली हमारा टैरिफ थोड़ा ज्यादा था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर भी हमारा प्रोडक्शन इतना मजबूत है कि हमारा जो आइटम्स जो यूएसए में बेचते हैं वो आइटम्स को टैरिफ लगाने के बाद भी वो आइटम लोकल प्रोडक्शन से चीपर एक्टिव है, है, हाँ। एंड इट इज अच्छा, चीपर देन ऑल प्रोडक्ट्स। दैट्स द रीजन व्हाई टैरिफ का कोई हमारा असर नहीं पड़ा हमारे का अब ऊपर। इतना जियोपॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो फिर एक वो मेरे ख्याल से जब आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो ऐसा लगा कि वो चाइना +1 जिसकी पिछले कुछ सालों से बहुत चर्चा हो रही है, आप अगर ऐसे वाकई शिफ्ट हो रहे हैं तो इंडो एमआईएम उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है कि आप लोग को लॉन्ग टर्म सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ग्लोबल ओईएम्स दे रही हैं, ऐसा मामला आपके फेवर में जा रहा है क्या, इंडस्ट्री के फेवर में जा रहा है क्या? सर, China+1 का हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ऊपर असर पड़ रहा है। वी आर सीइंग पॉजिटिव डेवलपमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जिसका ऊपर इंडिया का तरफ से बहुत ज्यादा असर प्रेशर दिया जा रहा है, इन द सेंस दैट गवर्नमेंट इज आल्सो पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट। पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किया, इसका वजह से China+1 का इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी डिफेंस एंड मेडिकल के लिए चाइना वाज नेवर अ कॉम्पिटिटर। कोई भी चाइना से कोई डिफेंस कंपोनेंट या मेडिकल कंपोनेंट लेने के लिए वेस्टर्न यूनिवर्स में तैयार नहीं थे।
इसलिए हमारा पहुंच उसमें बहुत ज्यादा है। चाइना प्लस वन से हमको डिफेंस एंड मेडिकल में बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उधर पहले से ही लीडर हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ये सेल फोन बिजनेस में, ये सब बिजनेस में इंडिया का ही सभी कंपनी का, नॉट जस्ट इंडोमेम, सभी कंपनियों का जो भी इस कंपनी एरिया में ऑपरेट करते हैं उनका चाइना प्लस वन का बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। हमको भी उसका प्रॉफिट मिल रहा है। बाला हाँ सर, सर। ये जो डिफेंस और मेडिकल, हम तो और भी वर्टिकल्स, ऑटोज, एरोस्पेस वगैरह सब में ऑपरेट करते हैं। डिफेंस और मेडिकल में आपने कहा वो ये टैरिफ्स का कोई असर नहीं, डिफेंस और मेडिकल में चाइना से कोई कंपटीशन नहीं, हम कहीं बेहतर फेयर करते हैं। तो फिर डिफेंस एंड मेडिकल इंडो एमआईएम के लिए कितना बड़ा वर्टिकल है? ये दोनों मिलाकर कुल रेवेन्यू से कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? करीबन 50% ये दोनों सेगमेंट से आता है। डिफेंस सेगमेंट 30% है, मेडिकल सेगमेंट 20, ग्रोइंग टू 25। अब आए जरा वो मार्जिन वाली बात। मार्जिन रिजल्ट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। क्यू ऑन क्यू देखूं, वैसे देखना तो साल दर साल चाहिए, लेकिन मैं दोनों ही देख रहा था, दोनों में सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन आपको नजर आएगा। आप किसी भी तरह से कंपेयर कर लो। क्या पेंसिल इन करके चलूं बाला सर पूरे साल के लिए? आप लोग ये जो करंट लेवल्स हैं 33.6% के बीटा मार्जिन से होल्ड ऑन करते हुए नजर आओगे, या इससे सुपीरियर मार्जिन साल के एंड तक आप लोग डिलीवर कर दोगे? आशीष जी, हमारा लॉन्ग टर्म गाइडेंस EBITDA नंबर के लिए 30 to 32% था। एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ दैट आएगा वो प्रोडक्ट मिक्स का असर पड़ेगा। 30 to 32% इज द गाइडेंस दैट वी वुड लाइक टू होल्ड इवन नाउ, इस साल के लिए भी। पैट मार्जिन भी हमारा हमारा गाइडेंस नंबर था अबाउट 15 to 18%। वो 18% इज व्हाट वी वुड लाइक टू होल्ड इवन एज ऑफ नाउ। अभी जो है ये प्रोडक्ट मिक्स का असर है। होपफुली दिस मिक्स कंटिन्यूस इन द सेकंड क्वार्टर आल्सो। सेकेंड क्वार्टर होने के बाद, मतलब सितंबर क्वार्टर होने के बाद, विल बी एबल टू लुक एट द गाइडेंस अगेन एंड देन लुक एट वेदर वी हैव टू अपग्रेड, इसको कम करना है, ज्यादा करना है, वो उस टाइम में देखना है। बट आज का टाइम में तो लग रहा है कि स्थिति अच्छा है। तो ये तो मार्जिन की बात हुई। हमने FY25 में ओवर FY24 16% रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करी थी। FY26 में ओवर FY25 26% रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करी। मैं आने से पहले कहीं पढ़ रहा था कि आप लोग 5,000 करोड़ का टारगेट FY27 के लिए लेके चल रहे हो। ये सही है क्या? 5,000 का टारगेट मतलब हमने इस क्वार्टर में 1220 करोड़ रुपीस रेवेन्यूज करे, नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स 1280 करोड़ पे करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। ये तो कंजर्वेटिव है, इससे बेहतर करेंगे ना हम। टॉप लाइन का टारगेट हम 5,000 करोड़ रखे थे। हम 5,000 करोड़ के लिए तो हम कंफर्टेबल है। उससे ज्यादा होगा कि नहीं वो सितंबर में बात करेंगे। बॉटम लाइन टारगेट तो हमारा इस साल के लिए 800 करोड़ रुपया था। 800 बचे 20 करोड़ रुपया था। लग रहा है कि वो दैट आल्सो विल बी एबल टू मीट कंफर्टेबली। बाला सर, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।